हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पर देखिए हम लोग बात करने वाले जीआईसी मुख्य परीक्षा के बारे में जो भूगोल का है। और इसमें देखिए हम लोग जो टेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें 10 टेस्ट आपका कंबाइंड है और सभी यूनिट के यानी ऑलमोस्ट 10 यूनिट हैं आपके सिलेबस में और हर एक यूनिट से आपको प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग यूनिट वाइज जो प्रैक्टिस करेंगे वो कैसे करेंगे, कंबाइंड वाला आपको मॉडल अवेलेबल करा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया जो पहला यूनिट है वो ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड है। ठीक, उसमें एक आपका टॉपिक है प्रोबेबिलिज्म है, यानी कि प्रसंभाव्यवाद या इसे संभावितवाद भी कहते हैं। ठीक, तो ये आपका टॉपिक हर जगह मेंस में भी, ऑप्शनल में भी है और यूपीएससी वाले में भी है, पीसीएस में भी है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस पर प्रैक्टिस करने से पहले ये जान लें कि इस टॉपिक पे किस तरह से प्रश्न बनेगा। ठीक, तो यदि आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका ये चल रहा है और हिंदी का भी, ये सामान्य हिंदी निबंध भी है और भूगोल का भी है। ठीक, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि संभावितवाद, ये प्रोबेबिलिज्म में जो देखिए 50 वर्ड पूछे जा रहे हैं, 150 वर्ड है आपका और 250 वर्ड है। तो संभावितवाद क्या है या संभावितवाद क्या है, या इस तरह से दे दिया संभाव्यवाद क्या है या प्रसंभाव्यवाद क्या है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको इंग्लिश भी वहाँ पे देख लेना है, क्योंकि कभी कभी संभावितवाद को ही वो प्रोबेबिलिज्म के बजाय वो पॉसिबिलिज्म लिख देगा इंग्लिश में और हिंदी में दे दिया संभावितवाद, तब वहाँ पे ये चीज़ें कंफ्यूज कर जाएंगी, क्योंकि इंग्लिश वाला ही वो मान्य करता है। आपने देखा होगा नेट के भी एग्ज़ाम में कई ऐसे इशू आए हैं। ठीक, और जो आपका प्री वाला हुआ है उसमें भी इंग्लिश और हिंदी का काफ़ी इशू रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिज्म का। उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न बन सकता है कि संभाव्यवाद का आप आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी संभाव्यवाद को बताइए और उसके बाद आप क्या करिए, इसकी आलोचना करिए कि इसमें क्या कमियां हैं। ये आपका दे सकता है 150 वर्ड में। संभाव्यवाद क्या है, यह नियतिवाद से किस प्रकार से यह भिन्न है। ठीक, अब इसमें क्या है कि आप संभाव्यवाद को परिभाषित करिए और इसके बारे में बताइए और नियतिवाद को स्पष्ट करते हुए इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, यानी कि आपको नियतिवाद को भी बताना है और उसमें ये कहना है कि जैसे सपोज कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा सारा चीज़। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि नवनियतिवाद का जो झुकाव है या नवनियतिवाद में निश्चितता थी जबकि संभावितवाद में संभावनाएं हैं। ठीक, यह निश्चितता को प्रकट नहीं करता है। अगला देखिए, संभाव्यवाद को परिभाषित करते हुए इसकी नियतिवाद से भिन्नता का परीक्षण कीजिए। ठीक, तो ये इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपके कौन कौन से टॉपिक क्लियर हो गए। एक तो नवनियतिवाद भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब आपको संभाव्यवाद लिखना है तो नवनियतिवाद को भी पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे यह नियतिवाद भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपका नियतिवाद के जैसे संभववाद भी दे सकता है कि संभववाद से किस प्रकार भिन्न है, तो संभववाद भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक, यानी कि इस एक टॉपिक को पढ़ने से आपका पूरा यूनिट ऑलमोस्ट क्लियर हो जा रहा है, संभववाद, नियतिवाद, संभाव्यवाद। अब इसके बाद देखिए यदि प्रत्यक्षवाद पे हम बात करें या लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात करें या बिहेवियरलिज्म की बात करें जो आपके सिलेबस में दिया गया है, तो उस पर जब आप प्रश्न देखेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह से प्रश्न बनाया जाएगा जैसे व्यवहारवाद और प्रत्यक्षवाद में क्या अंतर है। व्यवहारवाद को परिभाषित करते हुए प्रत्यक्षवाद से इसकी भिन्नता का परीक्षण कीजिए, या प्रत्यक्षवाद क्या है। ठीक, इस तरह से वहाँ पे प्रश्न आपको बनाए जा सकते हैं और ये 1-2 प्रश्न से ही आपका क्या होगा, पूरा यूनिट समराइज हो जाएगा। ठीक, तो ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे लिखना कैसे आपको, आप जब लिखेंगे वहाँ पे तो इस तरह से दोनों तरफ आपका ये कॉपी में आपके रहेगा ही और प्लेन कॉपी ही आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि संभावितवाद या प्रसंभाव्यवाद है क्या। तो प्रसंभाव्यवाद ये जो शब्द है इसको स्पेट महोदय ने स्थापित किया, ने स्पेट महोदय ने दिया, जो नियतिवाद और संभववाद के मध्य समन्वय स्थिति है, यानी कि यह न तो नियतवाद की तरफ बहुत ज़्यादा है, ठीक, लेकिन इसके कुछ चीज़ें जो संभववाद की तरफ इसको यानी इसका झुकाव को प्रदर्शित करती हैं। तो आप ये स्पष्ट कह सकते हैं कि नवनियतिवाद और प्रसंभाव्यवाद यानी कि संभावितवाद, ये दोनों क्या है, दोनों नियतिवाद और संभववाद के बीच की 2 कड़ियाँ हैं। ठीक, तो यह क्या है कि यह मध्य समन्वय स्थिति है। प्रसंभाव्यवाद के अंतर्गत मानव अपने प्रयासों द्वारा निसंदेह विभिन्न, अब देखिए यहाँ पे हम ये भी कर सकते थे कि निसंदेह रूप से, ठीक, और यहाँ पे आपको रिपीट नहीं करना चीज़ें, जैसे यहाँ पे इस विचारधारा की जगह मैं सब प्रसंभाव्यवाद भी लगा सकता था,
ठीक। लेकिन एक ही चीज़ यहाँ पे कई बार रिपीट हो जाती तो ये अच्छा नहीं रहता, क्योंकि हर बार प्रसंभाव्यवाद इसको डिनोट करने के लिए आप इस या एह या ए ये सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, ये सब आप जानते ही हैं। तो इसमें क्या है कि प्रसंभाव्यवाद के अंतर्गत मानव, या आप प्रसंभाव्यवाद की जगह क्या लग सकते थे यहाँ पे, आप कह सकते थे कि इसके अंतर्गत मानव अपने प्रयासों द्वारा निसंदेह विभिन्न संभावनाओं का पता लगाता है और उसके अनुसार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। अब देखिए, यानी कि संभावितावाद क्या कहता है कि संभावनाओं के आधार पर आगे बढ़ना। ठीक। देखिए, अब ज़रूरी नहीं है कि जो हमने हूबहू यहाँ पे लिखा आप हूबहू ही मेंस में एकदम रट्टा नहीं मारना, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए उसके बाद, क्योंकि रट्टा वाली चीज़ आप भूल जाएंगे। एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो जो आप समझे हैं उस टॉपिक पे वही आपको याद रहेगा। जैसे आप इंटर में, बीए में, पीजी में आपने एकेडमिक में लिखा है, सेम वैसे आपको लिखना है। बहुत ज़्यादा इसमें भाषाओं को या भाषा को जो है बहुत उच्च स्तर पे या किताबी ज्ञान या किताबी भाषा को बहुत ज़्यादा यहाँ पे छापना नहीं है। ठीक। तो यहाँ पे निसंदेह विभिन्न संभावनाओं का पता लगाता है और उसके अनुसार वो क्या करता है कि आगे बढ़ता है। यही ये बताता है कौन, संभावितावाद या प्रसंभाव्यवाद कहता है कि मानव जो है अपने संभावनाओं का पता स्वयं लगाता है और उसी के अनुसार वो अपने कार्य यानी अपने क्रियाओं को अंजाम देता है। अब आगे देखिए, OH.K. स्पेट महोदय ये ब्रिटिश जोग्राफर हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे आप यहाँ से ये भी जोड़ सकते हैं कि ब्रिटिश जोग्राफर हैं ये, और इन्होंने संभावितावाद को स्पष्ट करते हुए अपने शब्दों में ये कहा या अन्य रूपों में कहा कि इसमें वातावरण के साथ मानव संबंधों में संभावनाएं विद्यमान रहती हैं, किंतु उनमें संभावनाएं अन्य संभावनाओं की अपेक्षा अधिक संभाव्य होती हैं। अब देखिए, इन्होंने ये कहा कि मानव और पर्यावरण इन दोनों के बीच जो संबंध होते हैं इसमें संभावनाएं तो विद्यमान रहती हैं, लेकिन इसमें कुछ संभावनाएं ऐसी होती हैं जो अन्य जो संभावनाएं हैं उनसे अधिक ज़्यादा प्रोबेबल होती हैं, यानी संभाव्य होती हैं। ठीक। यानी घटने के लिए, या मान लीजिए कि आपने कोई काम किया, ठीक, सपोज कि जैसे 10 लोग हैं किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, इसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं पढ़ने में, तो ये कि मान लीजिए वो भविष्य में चल के कोई उच्च पदों पे पदासीन होंगे, लेकिन इन 5 लोग में से कोई एक या दो ऐसा होगा जिसमें आपको ये लग रहा होगा ये तो यार फाइनल सेलेक्ट होना ही है इसको। ठीक। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि मानव और पर्यावरण के बीच यहाँ पे 10 संभावनाएं, यानी क्लास में आपके 10 बच्चे हैं, संभावनाएं 10 हो गई, लेकिन कुछ संभावनाएं जो अन्य संभावनाओं की अपेक्षा अधिक संभाव्य हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 अच्छे लड़के, इन 5 अच्छे लड़कों में तो प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा ही होगा, तो बस प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं उसी को, यानी प्रायिकता, यानी कि आपके पास चीज़ें हैं, जैसे 10 स्टूडेंट हैं, इसमें से आपको 2 अच्छे चुनना है। ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे कि प्रसंभाव्यवाद एक प्रकार की प्रायिकता ही है। ठीक। तो वही यहाँ पे इन्होंने कहा स्पेट महोदय ने कि मानव और पर्यावरण के बीच ये है, मानव यानी कि संभववाद और पर्यावरण यानी कि नियतिवाद। ठीक। तो मानव और पर्यावरण के बीच संभावनाएं विद्यमान रहती हैं, किंतु उनमें कुछ संभावनाएं अन्य संभावनाओं की अपेक्षा क्या होती हैं, अधिक संभाव्य होती हैं। यानी जो 2 बच्चा है स्टूडेंट जो हर बार आपके द्वारा जो भी टेस्ट कराया जा रहा है उसमें टॉप रैंकर में आ रहा है, 1 नंबर 2 नंबर पे आ रहा है, तो ज़्यादा संभावनाएं तो आपकी उसमें दिखेगी ना कि ये चल के अच्छा कुछ बनेगा। ठीक। हालांकि बैक बेंचर का ये वो चीज़ें अलग हैं, बस यहाँ पे हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं। बात हो रही प्रायिकता की, तो बस प्रायिकता की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि सिद्धांत हमेशा व्यवहार में लागू नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों के मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि जो इसका मतलब पीछे बैठता है तो बैक बेंचर जो है गधा होता है, ऐसा कुछ नहीं भैया। ठीक। चलो आगे हम लोग चलते हैं कि एक विभिन्न या विशेष पर्यावरण या अवस्थिति में विभिन्न संभावनाओं के आधार पर भिन्न भौगोलिक प्रतिरूपों का विकास होता है। यहाँ पे ये कहा गया कि कोई स्थिति हो या कोई विशेष पर्यावरण की यदि बात की जाए तो वहाँ पे विभिन्न संभावनाओं के आधार पर अलग अलग प्रतिरूपों का भी विकास होता है। जैसे उन 2 बच्चों में या मान लीजिए उन 5 बच्चों में आपने अलग अलग संभावनाएं देखी कि एक डॉक्टर बन सकता है, यानी एक की मैथ अच्छी है इंजीनियरिंग आ जाएगा, एक की बायो अच्छी है तो वो डॉक्टर, यानी कि वो संभावनाएं आपने उनमें देखा, यानी वो क्या है अलग अलग दिख रहे हैं आपको। तो वही यहाँ पे कहा गया कि एक विशेष पर्यावरण में या एक विशेष स्थिति में विभिन्न संभावनाओं के आधार पर अलग अलग भौगोलिक प्रतिरूपों का विकास
होता है। क्योंकि आप भूगोल का लिख रहे हैं तो भूगोल की भौगोलिक शब्दावलियों का उपयोग जरूरी है, ठीक, तभी लगेगा कि हाँ आप भूगोल के विद्यार्थी हैं या भूगोल में मास्टर बन सकते हैं, ठीक। मानव वातावरण संबंधों के बारे में प्रारंभिक दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। पहले क्या था, पहले जहाँ हम लोग पर्यावरण नियतिवाद की बात करते थे, यानी कि पर्यावरण के नियंत्रण की बात होती थी, वहीं अब क्या है, अब इसके इफेक्ट यानी प्रभाव, उसके पश्चात अनुकूलन यानी एडजस्टमेंट की बात की जाने लगी। यानी कि आदि मानव को आप देखिए, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मानव क्या था, नियतिवादी था। क्योंकि मानव प्रकृति के अनुसार अपनी सारी चीज़ों को, रहन सहन का, खाना पीना का, सारा चीज़ क्या है वो जंगलों से ही प्राप्त करता था। यानी कि वो टोटली डिपेंड था जंगलों पे। जैसे बाढ़ आ गई बह जाता था, ठीक, तो क्या था, वो पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर डिपेंड था। यानी कि प्राचीन जो मानव था वो क्या था, वो नियतिवादी था, ठीक। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने तकनीकी का विकास किया, तकनीकी के विकास की वजह से ही क्या हुआ कि संभववाद आया, ठीक। उसके बाद जब संभववाद आ गया तो हमने क्या बोला कि भाई नहीं, मेरे पास शक्ति है, मैं वनों को काट के अपना जो है मकान बना सकता हूँ, तो ये संभववाद आ गया, ठीक। जब देखिए किसी भी विचारधारा की जो टॉप पॉइंट होता है, ठीक, उसके बाद जो है उसमें कमियां नज़र आती हैं। जैसे आपने डेविस की संकल्पना का देखा था, तो डेविस की जो संकल्पना जब बहुत विकसित हो गई और लोगों ने पढ़ा, तब उसमें कमियां निकलती हैं। जैसे आप में ये तो आपका एग्जाम्पल लिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगा, क्योंकि आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार वैसे भी आप में कमियां निकालेंगे, दोस्त आपका कमियां कम निकालता है, हाँ, जो ज़्यादा कट्टर होगा वो निकालता है। चलिए वो तो बात की बात है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नियतिवाद की, और कि मानव और पर्यावरण संबंधों के बारे में प्रारंभिक जो दृष्टिकोण थे वो क्या थे, नियतिवादी थे। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद जैसे ही उसके प्रभाव के आकलन को हम लोगों ने समझा तो हम लोग क्या हो गए, संभववादी हो गए, यानी अनुकूलन को माना जाने लगा। प्राकृतिक वातावरण मानव क्रियाओं को नियंत्रित नहीं करता है किंतु प्रभाव निश्चित ही छोड़ता है। तो देखिए आपका जो संभाव्यवाद भी यही कहता है कि मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध है, यानी कि ये नियतिवाद और संभववाद के बीच की कड़ी है। तो नियतिवाद में क्या माना जाता है, नियतिवाद में ये माना जाता है कि भाई प्रकृति सर्वे सर्वा है, ये जो चाहेगी मानव वैसे ही काम करेगा, यानी मानव इसका एक प्रकार से गुलाम है। जबकि संभववाद क्या बोला कि नहीं, मानव अपने अनुसार प्रकृति को जिस तरह से चाहेगा वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक, क्योंकि इसके पास अनेक प्रकार की, अब एग्जाम्पल में वो दे देता है कि हमने प्रकृति पर विजय को इस आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है कि जैसे चंद्रमा पर मानव ने पाँव रखा ना, या मान लीजिए कि जो नदियाँ हैं, नदी का क्या परिभाषा होती थी कि ये इसका कोई एक निश्चित प्रवाह नहीं होता है कि यह इसी मार्ग से जाएगी, बल्कि क्या होता है कोई भी ये मार्ग अपना सकती है, ठीक। लेकिन मानव ने क्या किया, अलग अलग बांध बना दिया। कोसी को ही ले लीजिए, दामोदर, तो अलग अलग बांध बना दिया, बांध बना के उसके धारा को या उसकी दिशा को सही कर दिया। तो वही चीज़ है कि प्रकृति वातावरण मानव क्रियाओं को नियंत्रित नहीं करता किंतु प्रभाव निश्चित रूप से छोड़ेगा, ठीक। यह मध्यम मार्गी संकल्पना है। कौन सी, संभाव्यवाद या प्रसंभाव्यवाद मध्यम मार्गी संकल्पना है। वातावरण में उपलब्ध विभिन्न संभावनाओं के आधार पर निर्णय की संभावनाओं को प्रकट करता है, ठीक। यानी कि प्रसंभाव्यवाद में हमेशा जब बात होगी संभावनाओं की होगी, ठीक, निश्चितता नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि भूमि उपयोग गहनता की मात्रा मंडी केंद्रों की दूरी के साथ कम हो जाती है। अब देखिए यहाँ संभावना व्यक्त की गई है कि जो भूमि उपयोग गहनता है, जैसे मान लीजिए मंडी यहाँ पे लगती है, तो जो यहाँ के नज़दीकी लोग हैं ये ज़्यादातर सब्जियाँ वब्जियों की खेती करेंगे, क्योंकि मंडी नज़दीक है तो आसानी से यहाँ पे बेच लेंगे। यहाँ वाला बेचारा क्या करेगा, यहाँ लाएगा बेचने के लिए, क्योंकि उसका खर्च उतना हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तकनीकी सुविधाओं का विकास हुआ है, मानव जब पहले आदि मानव कहाँ चलता था, लेकिन जैसे हम लोगों ने टायर वगैरह का आविष्कार किया, अब देखिए ऑटोमोबाइल वगैरह हो गई हैं, ट्रेन, एरोप्लेन, तो यानी कि अब कहीं भी वो कर सकता है। तो ये संभावनाओं के आधार पे कि यानी कि ये नज़दीक वाले ज़्यादा करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये दूर वाला ना करे। इसके पास खुद की गाड़ी हो और ढेर सारा खेत हो तो आराम से ये, मान लीजिए एक ट्रक यदि इसके पास गोभी निकल रही है तो आसानी से यहाँ ला के बेच सकता है ना, यदि मान लीजिए 20 किलोमीटर दूर है तो। और मंडियाँ भी आप देखेंगे कि गाँव के
क्षेत्र में देख लिया जाए तो वहाँ 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में आपको 1-2 मंडियाँ आराम से मिल जाएंगी और बड़ी बड़ी सभी जिला मुख्यालयों में हैं। तो यानी कि जो संभावनाएं है उदाहरण के तौर पे ये आप देख सकते हैं, या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि करना। अब देखिए कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ये भी एक प्रकार के प्रसंभाव्यवाद यानी संभावितावाद का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि करने का मतलब ये कि अपने पास जो तकनीकी सुविधा यानी हाइब्रिड जो बीज हैं, कई प्रकार की तकनीकें ऐसी विकसित हो चुकी हैं जिससे क्या है कि कम जो जल वाले या कम सिंचाई ऐसे बीजों का उपयोग कर लेते हैं, जैसे गेहूं की या धान में आप देखिए प्रॉपर पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे हाइब्रिड बीजें आ गई हैं तो उसका उपयोग कर सकता है वहाँ पे आसानी से। यानी कि यहाँ पे देखिए प्रकृति वर्षा को किससे रिलेट करेंगे, नेचर से हो गया, और यहीं पे देखिए हाइब्रिड जो बीजों का उपयोग क्या ये संभववाद तो ही है। यानी कि मानव ने तकनीकी सुविधाओं के से क्या किया कि उसने प्रकृति के खिलाफ जाके ऐसी बीजों का निर्माण किया। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर इसका करेंगे तो यहाँ पे वर्षा की भी बात चल रही है कि कम वर्षा, यानी कि नेचर भी इन्वॉल्व है और आपका हाइब्रिड बीज यानी हाई यील्डिंग वैरायटी बीज भी है, यानी संभववाद। ठीक, तो यानी दोनों के बीच आपने खेती किया, आपका क्या हो गया, ये प्रसंभाव्यवाद हो गया। ठीक, तो ये एग्जाम्पल आप इस तरह से उसमें लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यदि 50 वर्ड में पूछे तो आप 50 वर्ड में लिखने के लिए आपको क्या करना है, जो ऊपर यहाँ पे दिया गया यहाँ तक काफ़ी है आपका। ठीक, 50 वर्ड के लिए ये काफ़ी है, इतने में ही आपका हो जाएगा 50 वर्ड। ठीक, ये काफ़ी है। ये एग्जाम्पल आप इसी में ऐड कर दीजिए, यहीं लाके बस एग्जाम्पल आप लिख दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा, आपको वहाँ समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि वर्ड लिमिट आपकी बढ़ती जाएगी। तो 50 वर्ड में आपको ठोस ठोस चीज़ें ही लिखनी है, कहानी नहीं बनाना है। उसके बाद देखिए उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में घरों का निर्माण, यानी जैसे मान लीजिए आप मेघालय की चेरापूंजी में, तो क्या चेरापूंजी में या जो हिल स्टेशन वगैरह हैं, तो उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में घरों का निर्माण, तो घरों का निर्माण संभववाद हो गया। उच्च वर्षा हो रही किससे, नेचर से, नीतिवाद हो गया। ठीक, इन दोनों के बीच वहाँ पे काम करना यानी कि प्रकृति में संभववाद को लाना यानी प्रसंभाव्यवाद हो गया। तो ये संभावनाओं की बात की गई है कि जो यहाँ पे घरों का जब निर्माण किया जाएगा कैसा किया जाएगा, ढालू वाला, कि चाहे वर्षा हो ये पूरा पानी नीचे चला है, स्लोप रहे इसमें। ये देखिए घर बन गया तो आप हो गया प्रॉपर। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि अंततः यदि वर्तमान, अब देखिए जब आप लिखा करिए, जब आपका समाप्त होने वाला रहे तो इसको कोरिलेट किया करिए, मतलब जो आपने शुरुआत में लिखा है, बीच में लिखा है, उसको आप कोरिलेट कर दीजिए कि अंततः या उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि, ये आप लिख सकते हैं, या आप लिखिए कि अंततः। देखिए अब हम लोग यदि वर्तमान परिदृश्य को इसमें जोड़ दें, प्रश्न इसमें इस तरह से भी आ सकता है कि प्रसंभाव्यवाद को वर्तमान परिदृश्य में परिभाषित कीजिए, या वर्तमान परिदृश्य में इसका परीक्षण कीजिए उदाहरण देते हुए। तो उदाहरण आप ये दे सकते हैं, या देखिए यहाँ पे हिल स्टेशन है, तो ये कह सकते हैं कि अंततः यदि वर्तमान परिदृश्य को समाहित करते हुए प्रसंभाव्यवाद को देखा जाए तो इसमें प्रमुख जो योगदान देता है वह तकनीकी ही सबसे बड़ा साधन है, जो नियतिवाद और संभववाद के बीच की कड़ी को स्पष्टता प्रदर्शित करती है। और अंततः ये कहा जा सकता है कि यह यानी कि तकनीकी साधन ही प्रसंभाव्यवाद को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकती है, उसकी संभावनाओं को निश्चित कर सकती है। ठीक, यानी कि एक प्रकार से वह प्रसंभाव्यवाद में नियो डिटर्मिनिज्म खोज सकती है। तो यहाँ देखिए जैसे हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन क्या है, हिल स्टेशन आपने पहाड़ों पे बनाया। ठीक, तो यहाँ पे इसको काट के आपने यहाँ पे उसके ऊपर चढ़ने योग्य बनाया, और यहाँ पे क्या है, नेचर का ही तो हम लोग मज़ा लेने जाते हैं। वहाँ पे हिल स्टेशन पे आप जो जाते हैं वहाँ पे प्रकृति का ही तो आनंद लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे आप मानव की जो बनाई गई ये कलाकृतियाँ उसको देखने जाते हैं, वो तो नेचर को फील करने आप वहाँ पे जाते हैं हिल स्टेशनों पे। ठीक, तो चीन का भी आपने देखा है, उसने सबसे ऊंची पहाड़ों पे देखिए वो आपका ग्लास से बनाया है, उसने आपके बिहार में भी बनाया है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें वर्तमान परिदृश्य में कोरिलेट कर सकते हैं जब ये आपसे पूछे कि 200 से 250 वर्ड में। ठीक, जब आपका 50 वर्ड या 100 वर्ड में रहेगा, 150 वर्ड में, तो आप बहुत ज़्यादा उसमें लिखने की ज़रूरत है। अब देखिए आलोचना,
तो आलोचनात्मक भी परीक्षण करना है आपको, ये याद रखिएगा कि आलोचनात्मक परीक्षण में आप यहाँ पे लिखिए कि प्रसंभाव्यवाद की आलोचना निम्न आधारों पे की जा सकती है। इसमें उपलब्ध जानकारी विश्वसनीय नहीं रहती है। क्यों विश्वसनीय रहती है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि उपलब्ध जानकारी विश्वसनीय नहीं रहती क्योंकि यह संभावनाओं पे ही आधारित होता है और इसमें अनिश्चितता होती है। अतः संसाधनों के प्रयोग से जो आने वाले परिणाम होते हैं वो निश्चित नहीं हो सकते। अन्य आधारों पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कि कई स्थानों पर विश्लेषण हेतु आंकड़ों की अनुपलब्धता होती है, क्योंकि ये जो प्रसंभाव्यवाद है ये संभावनाओं के आधार पे ही काम करता है। तो इसीलिए यहाँ के जो आंकड़े होते हैं उसके विश्लेषण यानी जो डेटा उपलब्ध होता है वो हर जगह उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि संभावनाओं के लिए आपके पास आंकड़े तो नहीं होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, संभावनाएं, जैसे ये कि वहाँ हम जाएंगे तो ये चीज़ें मिल सकती हैं, ये आपके पास संभावना है, क्योंकि आपके पास पहले से कोई डेटा उपलब्ध नहीं। जब आप वहाँ पे जाएंगे वो चीज़ें आपको मिली, आप ले आए, तब आपके पास ये डेटा उपलब्ध हो पाएंगे। यानी कि कई स्थानों पर विश्लेषण के लिए आंकड़ों की अनुपलब्धता होती है। ठीक, ये तो हो गया आलोचनात्मक परीक्षण। अब देखिए ये नवनियतिवाद से कैसे भिन्न है। अब इसको लिखने के लिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यह संभावितावाद नवनियतिवाद से भिन्न है क्योंकि यह संभावनाओं पर आधारित होता है। या आप इस तरह से क्यों की जगह क्या लग सकते हैं, यहाँ पे आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि संभावितावाद नियतिवाद से निम्न आधारों पर भिन्न है। ठीक, ये आप दे सकते हैं, या आप इस तरह से लिखिए संभावितावाद नियतिवाद से भिन्न है क्योंकि यह संभावनाओं पर आधारित होता है, इसमें निश्चितता नहीं होती है, जबकि नवनियतिवाद में निश्चितता की बात की जाती है। आपने देखा है कि नवनियतिवाद को जो टेलर ने दिया, उन्होंने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेज की बात की, जिसमें उन्होंने लाल बत्ती से इसकी तुलना की। यानी कि लाल बत्ती का मतलब आप यहाँ पे समझिएगा कि यह निर्देशित नहीं करता है बल्कि संभावनाएं प्रकट करता है। देखिए जैसे लाल बत्ती रेड जली तो ये क्या करता है कि प्रकृति, नवनियतिवाद क्या कहता है कि यह प्रकृति को थोड़ा सा, प्रकृति के द्वारा मानव को थोड़ा सा रोक दिया जाता है। यह दोनों के बीच के समन्वय की बात करता है, ना कि पूरी तरह से नियतिवादी, बल्कि ये कहता है कि रोक तो देता है लेकिन उस पर छाप जरूर छोड़ता है। जैसे लाल बत्ती पे जब आप लाल बत्ती जलती है तो क्या होते हैं, आप रुक जाते हैं। जब आप आते हैं लाल बत्ती जली तो आप रुक जाते हैं, ठीक, और जाते तो आप अपने ही मन से हैं। जब ग्रीन सिग्नल होगा तो जाएंगे तो आप अपने ही मन से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप आए तो आपको जाना है इस तरफ, ठीक, और ग्रीन सिग्नल तो इधर ही होगा ना, तो आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको जाना कहाँ, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन प्रकृति क्या करती है, एक लाल बत्ती की तरह काम करती है कि थोड़ी देर वो वहाँ पे आपको रोकती है या टोकती है। यदि आप नहीं मानेंगे तो आप जा सकते हैं, और यदि मान लिए तो आप रुक सकते हैं, प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित कर सकते हैं। ठीक, तो नवनियतिवाद क्या कहता है कि प्रकृति पूरी तरह से मानव, यानी कि मानव जो है प्रकृति का पूरी तरह से दास नहीं है, लेकिन मानव के कार्यों पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, यानी कि यह अपना प्रभाव छोड़ती है। ठीक, अगला देखिए कि यह संभववाद की तरफ अधिक झुकाव रखता है। कौन? संभावितावाद। अब देखिए नवनियतिवाद का ज़्यादा झुकाव किधर होता है? नियतिवाद की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि टेलर महोदय ये भी कहते हैं कि नवनियतिवाद जो है, यानी कि जो पर्यावरण है, ये मानव पर कहीं ना कहीं छाप निश्चित तौर पे छोड़ता है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मानव प्रकृति पर छाप छोड़ता है। ठीक, उन्होंने ये कहा कि प्रकृति जो है मानव पर किसी न किसी रूप में वो उसको प्रभावित करती है और उसके छाप को छोड़ती है। भले जो है उन्होंने दोनों की बात की थी। ठीक, तो नियतिवाद की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा है नवनियतिवाद का, जबकि संभववाद या संभावितावाद का संभववाद की तरफ है। ठीक, और यहाँ पे एक और आप भिन्नता निकाल सकते हैं कि संभावितावाद शब्द को OH स्पेट ने दिया, जबकि नवनियतिवाद टेलर की है। ठीक, और इसी को देखिए आपका PGT में जो है क्या दिया गया था, मैकिंडर ने दिया, PGT में उत्तर दिया गया था। तो फिलहाल उसकी हम लोग बात नहीं करते हैं, आपका जो सही है वो आप यहाँ पे लगाइएगा। ठीक, उसके बाद देखिए नियतिवाद से कैसे भिन्न है, तो यह प्रकृति को ही सर्वे सर्वा बताता है। कौन? नियतिवाद। जबकि संभावितावाद एक मध्यम मार्गी संकल्पना है, यानी ये बीच की बात करती है। जबकि प्रकृति की बात
कौन करता है? नियतिवाद करता है। तो मानव को यह प्रकृति का दास बताता है, कौन? नियतिवाद। जबकि प्रसंभाव्यवाद क्या कहता है कि मानव और प्रकृति इन दोनों के बीच संभावनाओं की ये बात करता है, यानी कि इन दोनों के समन्वय की बात करता है। जबकि नियतिवाद केवल प्रकृति के ही विचार को रखता है। तो ये भिन्नता का आधार है। दो ही इसमें बताया गया, और भी आप कर सकते हैं कि नियतिवाद रेडजेल का और इनका जो है स्पेट का, तो ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक आधार ये भी है भिन्नता का, क्योंकि दो अलग व्यक्तियों ने दिया है, नव नियतिवाद और या नियतिवाद और प्रसंभाव्यवाद को। तो ये भी एक आधार आपका है कि आप ये लिख सकते हैं कि इसको इसने खोजा है या ये शब्द इसने दिया है। तो ये टोटल आपका हो गया कि संभावितावाद क्या है, कैसे इसको आप लिखेंगे, कहाँ क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक, तो देखिए ज़रूरी नहीं कि जो हूबहू बताया गया आप ऐसे ही लिखेंगे, आप और अच्छे से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक, बस एक यहाँ पे आपको मॉडल दिया गया है कि इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, कंटेंट आप लोग और किताबें पढ़ेंगे, ठीक, और भी जो आपके पास मैटर होगा, नोट्स होगा, आप उसको देखिए, पढ़िए और अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।